बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 10.2 डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ऑसिलेशन का क्या मतलब है? वाइब्रेशन, ठीक है। और डैम्प्ड का क्या मतलब है? डैम्पिंग बेसिकली होती क्या है? मैंने यहाँ पर एक बेल की वॉइस के बारे में बताया है। देखें, इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। बेल होती है ना हमारे पास, ठीक है। बेल जब रिंग करती है, पहले उसकी आवाज़ ज़्यादा आती रहती, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डैम्पिंग। जिस प्रोसेस में वॉइस का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करना शुरू हो जाए, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? डैम्पिंग। मतलब पीक से लो लेवल की तरफ आना शुरू हो जाए, वो क्या कहलाता है? डैम्पिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती कौन सी हैं? द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब कौन सी ऑसिलेशंस हैं? जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंस में हूँ। अब रेजिस्टिव फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको स्टॉप करे, उन वाइब्रेशंस को स्टॉप करे, रेजिस्ट करे, ठीक है। इसके भी अब मैंने एक एग्जाम्पल एक दे रही हूँ। देखें, स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, ठीक है। इसको, इसके साथ जो मास अटैच्ड है, इसको आप स्ट्रेच करो और छोड़ दो, ये एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, वाइब्रेट करता जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। किसकी वजह से रुकता है? इसमें रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो क्या कॉज करती है? डैम्पिंग कॉज करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी वाइब्रेशन को कम करना शुरू कर देती है, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसमें ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ऐसी फोर्स जो इसको स्टॉप करने में हेल्प करे, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। और इसकी ऑसिलेशन क्या कहलाएगी? डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें डैम्पिंग हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने बताया, डैम्पिंग रिड्यूसेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये हमने ऊपर भी बात कर ली है कि एम्पलीट्यूड इसके केस में क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन जो आइडियल सिस्टम्स होते हैं उनके केस में डैम्पिंग अकर नहीं होती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो आइडियल सिस्टम्स होते हैं उनमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ ना ये स्प्रिंग आइडियल है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा? हम इस मास को खींचेंगे, ये वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन ऐसा सिस्टम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से यही मैंने लिखा है, इन केस ऑफ आइडियल सिस्टम डैम्पिंग डज नॉट अकर, बट वी डोंट हैव आइडियल सिस्टम्स। उसके बाद आ जाता है शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर्स भी डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक ही एग्जाम्पल है। ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। कोई भी आपकी व्हीकल है, कार है, ट्रेन है, बस है, उन सब में शॉक एब्जॉर्बर्स यूज़ होते हैं। ये सारी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। दूसरी बात ये, अब ये हेल्प कैसे करते हैं? ये शॉक्स को, अच्छा इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये शॉक, कोई भी झटका लगे ना गाड़ी को, उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब करते कैसे हैं? ये देखें, ड्यू टू शॉक वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है शॉक होने की वजह से, और वो कौन करता है इसको एब्जॉर्ब? जो शॉक एब्जॉर्ब है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब करता कैसे है? इसके केस में भी डैम्पिंग अक्कर होती है। डैम्पिंग होती कैसे है? ये कैसे डैम्प करता है उस शॉक को, वो देखते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ फिगर बनाई है इसकी शॉक एब्जॉर्बर की। ये इस तरह से होता है, यहाँ से कार फ्रेम के साथ अटैच होता है, इसमें एक पिस्टन होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड ऑयल की फॉर्म में होता है इसमें, और ये कार एक्सल के साथ नीचे से अटैच होता है, ठीक है। जैसे ही कार बम्प के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई नाहमवार सतह के ऊपर से ये गुजरती है, वाइब्रेट करेगी कार, ठीक है। वाइब्रेशंस जो होंगी वो किसके थ्रू डैम्प होंगी? शॉक एब्जॉर्ब। डैम्प का मतलब क्या है? उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना है। डैम्पिंग का मतलब क्या है? उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना है। और फिर क्या होगा? ये जो शॉक एब्जॉर्बर होगा ये उस वाइब्रेशन को डैम्प करेगा, और उनकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी इसने डैम्पिंग के थ्रू कंज्यूम की है, उस एनर्जी को ये क्या करेगा? हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट कर देगा। अब हम 10.3 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है वेव मोशन, ठीक है।
इसके नाम से क्या पता चल रहा है, मोशन का क्या मतलब है, मूवमेंट, ठीक है। और वेव क्या चीज़ होती है, वेव की पूरी एक डेफिनेशन है जो हम अभी देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, ये मीडियम में, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। मीडियम अब क्या चीज़ है, मीडियम लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, जैसे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, ये क्या करता है, मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेशन में लेकर आता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वाइब्रेशन किसके अलोंग होती है, उन्हीं पार्टिकल्स की मीन पोजीशन के अलोंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब हर पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी वो एक ही जैसा टाइम लेगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन की समझ आ गई। अब इसमें मीडियम क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बता दी है डेफिनेशन में, और लिक्विड में वाटर की एग्जांपल दी है, और गैस के केस में एयर की एग्जांपल दी है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वेव की एग्जांपल क्या हो सकती है, वेव डिस्टर्बेंस है। जैसे हम बोलते हैं हवा एक मीडियम है, ठीक है, एयर एक मीडियम है, एयर में हम बोल सकते हैं, वैक्यूम में जाके हम बोलेंगे भी तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो एयर में हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ वेव्स की फॉर्म में नेक्स्ट पर्सन तक जाती है, या पूरे कमरे में अगर गूंजती है तो वो किसकी फॉर्म में गूंजती है, वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल दी है। अब वेव्स जो हैं उन्हें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जैसे वेव्स अब ट्रांसफ़र क्या करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेव्स जो हैं उनका सोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब वो किसी सोर्स के बगैर मूव नहीं कर सकती हैं। जैसे अब सनलाइट है, वेव्स की फॉर्म में आ रही है ना, तो वो सन के बगैर नहीं आ सकती। अगर सन होगा, सोर्स होगा उसके पास, तो ही उसमें से वेव्स आएंगी ना। और तीसरी चीज़ ये है कि वेव्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, जैसे ये मैंने बताया, waves transfer energy at larger distances, for example heat energy from sun to earth in the form of waves। जो सन से अर्थ पे एनर्जी आती है वो किसकी फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में आती है। दूसरी चीज़ ये सोर्स रिक्वायर्ड होता है वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, जैसे मैंने अभी सन की एग्जांपल दी आपको, ठीक है। सन होगा तो ही वो वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकेगा, तो ही सनलाइट हम तक आएगी ना। और फिर तीसरी चीज़ क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव ऑल्सो मैटर्स। अब मैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताऊंगी कि जो वेव है वो ट्रैवल कैसे करती है, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करती है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये है हमारे पास, ये आप समझ लें एक वाटर टब है, ठीक है, इसमें वाटर है। अब मैंने क्या किया, इसमें पेंसिल को डाला, वाटर था इसमें, ठीक है, इसमें कॉर्क भी रख दिया इस जगह पर, एक पेंसिल को इसमें डाला, पेंसिल को अप डाउन मूव करवाया इसमें, तो क्या हुआ, वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। जब वो कॉर्क के पास पहुंची वेव, अब हुआ क्या, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, इस पार्टिकल से इस वाटर के इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर अगले पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर अगले पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर हुई, ऐसे एनर्जी आगे आगे ट्रांसफ़र होती गई, ठीक है। जब कॉर्क तक पहुंची तो उन्होंने कॉर्क को भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी, तो कॉर्क भी क्या हुआ, अप डाउन मूव करना शुरू हो गया, इसमें भी मूवमेंट आ गई, ठीक है। और जैसे ही ये कॉर्क को छोड़ के, कॉर्क भी अपनी मेन पोजीशन के अलॉन्ग मूव करना शुरू हो गया, और जैसे ही ये कॉर्क को छोड़ के आगे गई तो कॉर्क दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला वेव्स ने कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र की, और इनका सोर्स क्या था, पेंसिल था। सोर्स भी रिक्वायर होता है ना, तो सोर्स इनका कौन सा था, क्या था, पेंसिल था। और इसकी मूवमेंट कौन सी थी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट थी, डायरेक्शन इसकी कौन सी थी, बैक एंड फोर्थ थी। अब हम सेकंड एक्टिविटी देखने जा रहे हैं, ये देखें। अब इसमें, इसके केस में मैंने क्या किया, मैंने इधर हैंड के साथ ना एक स्ट्रिंग को पकड़ लिया, इधर से उसको कोई सपोर्ट दे दिया, ठीक है। अब देखें, उस पर एक पी पॉइंट का निशान बना लिया, यहाँ पे एक निशान बना लिया। अब जब हैंड के साथ इसको मूव करवाया, पहले वेव बनेगी यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, आगे सारी स्ट्रेट ही रहेगी। फिर क्या होगा, फिर आगे वेव आगे ट्रैवल करेगी, फिर पी पॉइंट तक पहुँचेगी, फिर वेव और आगे ट्रैवल करेगी, फिर ये पी पॉइंट से भी आगे पहुँच जाएगी, फिर वेव और आगे ट्रैवल करेगी, फिर पी से और आगे पहुँच जाएगी, ऐसे ही होगा। तो इसके केस में हुआ क्या, वेव जो है
वो आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में ट्रांसफ़र होती गई, ऐसा ही हुआ है, आगे आगे ट्रांसफ़र होती गई है वेव। मतलब पहले एक पॉइंट पे थी, फिर अगले वेव पॉइंट में ट्रांसफ़र होगी, फिर अगले पॉइंट में ट्रांसफ़र होगी, फिर अगले पॉइंट पे ट्रांसफ़र होगी, ऐसे ही हुआ है। तो इसके केस में ऐसा हुआ है कि जो पी पॉइंट था उसकी जो मोशन थी वो वेव के क्या थी, परपेंडिकुलर थी। जहाँ जहाँ पी पॉइंट था उसकी मोशन क्या थी, वेव के परपेंडिकुलर थी। ये मैंने साइड पे लिखा भी है, मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रही थी उसके साथ। अब हम वेव्स की कैटेगरीज की बात करने जा रहे हैं। वेव्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले हम मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। प्रोपगेशन क्या होती है, मूवमेंट उनकी, ठीक है। ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए, मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वो क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन सी वेव्स आ जाती हैं, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। जैसे साउंड वेव्स को एयर नहीं चाहिए होती, एयर के बगैर साउंड वेव्स मूव नहीं कर सकती। और वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, इन सबको मीडियम चाहिए होता है। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता मूवमेंट के लिए, वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाती हैं, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स और हीट एंड लाइट वेव्स। अब देखें ज़रा, सन के थ्रू वेव्स आती हैं, दरमियान में वैक्यूम भी आता है, हर जगह एयर नहीं होती है, ठीक है। तो आप फिर भी उन वेव्स को रिसीव करते हैं, ठीक है। जो सनलाइट आती है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, वो हम तक पहुंचती है, विदाउट एनी मीडियम भी वो आती है, वो हम तक पहुंचती है। तो वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, ये भी 2 टाइप्स हैं। ये कौन कौन सी हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वेव के साथ साथ ही मूव करते रहते हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। जैसे ये देखें, अगर मैं पानी में कॉर्क डाल दूँ, फॉर एग्जांपल कॉर्क है, ठीक है, डाल दूँ, वो क्या करे, उसमें वेव प्रोड्यूस करवा दें, पेंसिल को अप डाउन करवा के वेव प्रोड्यूस करवा दें, तो कॉर्क वेव के साथ साथ मूव, जहाँ जहाँ वेव जाती है कॉर्क साथ साथ मूव करता जाए, ठीक है। वो भी अपनी बैक एंड फोर्थ मोशन रखें उसके साथ साथ, वेव की मोशन के साथ साथ, तो क्या कहलाएगी, वो कौन सी होगी हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। मतलब ये इसके केस में कौन सी डायरेक्शन थी, पैरेलल डायरेक्शन थी, कि जैसे जैसे वेव मूव करती गई कॉर्क उसके साथ साथ मूव करता गया। अब ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसके केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो किस तरह मूव करते हैं, उनकी मोशन, उनकी वाइब्रेटरी मोशन किस तरह होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कि मतलब अगर कोई वेव है वो ऐसे मूव कर रही है, तो जो पार्टिकल है वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन के। मतलब कि पार्टिकल अगर वेव के साथ मूव करके यहाँ पर रह गया है, तो वेव इस टाइम यहाँ पर है, तो क्या कौन सी यहाँ पर डायरेक्शन बन रही है इसकी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बन रही है, ओके। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 10.4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।